Hello dear students. Beta, in this video we are going to talk about question answers of chapter 9, Heredity and Evolution. This topic is from class 10th. And one more thing, in this video we are not going to do the question answers of evolution part. बेटा जैसा कि आपके सिलेबस में साइंस सिलेबस में मेंशन है कि आपको ये चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी वाले पार्ट को कंसर्न करना है, एवोल्यूशन वाला पार्ट आपको नहीं पढ़ना है, ना हम उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस बिगिन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। और ऐसे ही बेटा पीडीएफ में आपको मिलेगा, जो मैंने पीडीएफ आपको ग्रुप पे सेंड कर रखी है। इट ओनली हैव दिस क्वेश्चन आंसर्स बिलोंगिंग टू हेरिडिटी पार्ट। एवोल्यूशन के क्वेश्चन आंसर्स उसमें आपको नहीं मिलेंगे अकॉर्डिंग टू द सीरियल नंबर। So let us begin with the very first question. How do Mendel experiments show that traits may be dominant or recessive? मेंडल के एक्सपेरिमेंट, मेंडल ने बेटा अपने एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पे कंडक्ट किए थे। सो अकॉर्डिंग टू दीज एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने जो फर्स्ट लॉ दिया था उसमें उन्होंने क्लियर कर दिया था कि कुछ ट्रेट उनके डोमिनेंट है, कुछ रिसेसिव है। इसी के ऊपर हमारा क्वेश्चन है कि हाउ ही कैन से दैट कि कुछ आपके ट्रेट डोमिनेंट है और कुछ रिसेसिव है, कुछ पावरफुल है और कुछ वीक है। सो द आंसर सेज when Mendel cross-pollinated a pure male tall pea plant with pure female dwarf pea plant, he has got tall plants is F1 generation. F1 जनरेशन को हाईलाइट कर रखा है आंसर में, आपको भी बेटा ऐसे ही हाईलाइट करना है। एंड द सेकेंड पैराग्राफ सेज जो F2 जनरेशन का रेशियो था, देखिए मैं जूम कर रही हूँ, वो जो रेशियो था 3:1 आ रहा था। सो दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट। F1 जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ टॉल प्लांट्स ही देखने को मिले और F2 जनरेशन में आपके जो टॉल प्लांट्स थे 3:1 की फॉर्म में थे, यानी 75% आपका जो रेशियो था वो टॉल प्लांट्स लेके गए थे। सो दिस इज़ वेरी वेरी रिजिड प्रूफ, क्योंकि अगर आपकी फीमेल डॉर्फ है बेटा तो फर्स्ट जनरेशन में मेंडल को कोई भी प्लांट डॉर्फ या शॉर्ट दिखाई दिया ही नहीं था। सो दैट मीन्स डोमिनेंट जो जीन्स है, डोमिनेंट जो ट्रेट है, यानी टॉल मेल का जो ट्रेट है हमारे क्वेश्चन में वो टॉल है, इसीलिए टॉल की ही चली, यानी टॉल जो जीन्स थे उन्होंने ही F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस किया और फीमेल का जो कैरेक्टर था, उसके जो ट्रेट्स थे उनको चांस नहीं मिला, बिकॉज फीमेल के ट्रेट हमारे रिसेसिव थे, वीक थे और मेल वाले ट्रेट ने इनको सप्रेस कर दिया एंड मेल ट्रेट डिड नॉट गिव द चांस टू फीमेल जीन्स टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, ताकि वो किसी प्लांट को शॉर्ट बना सके। सो द रेशियो ऑफ F1 जनरेशन जो कि 100% टॉल आया था और F2 जनरेशन जिसमें 75 पॉपुलेशन आपकी टॉल बन रही थी और सिर्फ 1% प्लांट सेकेंड जनरेशन में ऐसे थे कि जो शॉर्ट हुए थे। सो दिस इज़ वेरी वेरी रिजिड प्रूफ कि कुछ ट्रेट डोमिनेंट्स होते हैं, कुछ हमारे रिसेसिव होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन सेज हाउ टू मेंडल एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। इसमें भी बेटा हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस को ही लेके चलते हैं, जहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेल एंड फादर दोनों के दोनों क्या थे, एक टॉल था और एक शॉर्ट था, लेकिन दोनों के दोनों होमोजाइगस थे, प्योर फॉर्म था उसका। तो वहाँ पे आपने देखा कि ज़्यादातर जो ट्रेट हैं 75% तक किसके आए हैं, डोमिनेंट जीन्स वाले आए हैं। अगर हम बात करते हैं डाई हाइब्रिड की, डाई हाइब्रिड बेटा जैसे कि क्वेश्चन में दिखा रखे हैं कि F1 प्रोजेनी शोड ओनली डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स अमंग ईच पेयर। जहाँ पे आप पी प्लांट के दो कैरेक्टर की अगर क्रॉस कराते हैं उसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कराते हैं, तो आंसर आपको क्या मिलता है कि F1 जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर ही एक्सप्रेस होते हैं। F2 प्रोजेनी हैड फिनोटाइप सिमिलर टू पेरेंट्स। F2 जनरेशन में जो हमारा रेशियो आता है वो 9:3:1 आता है, जिसमें दो प्लांट तो आपको देखने को मिल रहे हैं, दीज आर आइदर बिलोंगिंग टू मेल और फीमेल, पेरेंट्स के साथ रिजेंबल करते हैं। लेकिन दो प्लांट बेटा ऐसे थे आपके
जिसमें आपके जो कैरेक्टर्स थे वो मिसमैच हो रखे थे। दैट मीन्स जो आपके कुछ प्लांट नए आए थे F2 जनरेशन में, उनका जो कैरेक्टर था या उनके जो वेरिएशन थे, ना तो फादर से मिल रहे थे ना वो उनकी मदर से मिल रहे थे। सो दिस प्रूफ F2 जनरेशन में कुछ ना कुछ तो जीन्स ने एक्सचेंज किया है, क्योंकि अगर मान लीजिए टॉल के साथ ग्रीन कलर की पोर्ट शेप जा रही थी तो F2 जनरेशन में आपकी शॉर्ट के साथ ही ये ग्रीन कलर की पोर्ट शेप जा रही थी। पेरेंट में क्या था, टॉल के साथ ग्रीन कलर था, लेकिन F2 जनरेशन में डॉर्फ प्लांट के साथ भी ग्रीन कलर देखने को मिल रहा था। तो दैट मीन्स गैमीट्स जब नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं। ज़रूरी नहीं है जैसा आपका फादर या मदर का जीनोटाइप हो वैसे ही नेक्स्ट प्रोजेनी को वो जीनोटाइप मिले। दीज आर इंडिपेंडेंट, आगे चल के न्यू वेरिएशन आ सकती है। थर्ड क्वेश्चन सेज a person is having blood group A and he marries with a woman that is carrying blood group O and their daughter is having blood group O. तो तीन हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखी हैं। फादर A ब्लड ग्रुप के साथ हैं, उनकी वाइफ का ब्लड ग्रुप O है और डॉटर का भी ब्लड ग्रुप O है। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग इज दिस इंफॉर्मेशन एनफ टू टेल विच ट्रेट इज डोमिनेंट एंड विच वन इज रिसेसिव, वाई और वाई नॉट। क्या इतनी जनरेशन सफिशियंट है ये बताने के लिए कि फादर जिनका ब्लड ग्रुप ए है या मदर जिनका ब्लड ग्रुप ओ है, इन दोनों में से डोमिनेंट कौन है? सो द आंसर इज बेटा नो। हमें कोई भी ट्रेट फाइंड आउट करने के लिए कि वेदर इट इज़ डोमिनेंट और रिसेसिव, एटलीस्ट डाटा चाहिए होता है consecutive 2 generations का। we need data of F1 generation and we need data from F2 generation as well। तो यहाँ पे सिर्फ एक जनरेशन का ही डाटा दे रखा है, एक ही बच्चे के बारे में बता रखा है कि उनकी डॉटर का जो ब्लड ग्रुप था वो ओ था। सो बायोलॉजी सेज दैट पर्सन that who is having a blood group A or either B or you can say AB is always dominated। चलती है A की, B की या AB ब्लड ग्रुप वाले की, और O जो ब्लड ग्रुप है वो बायोलॉजी में हम मानते हैं कि रिसेसिव होता है। वो सीनियर क्लासेस का कंसेप्ट है, बिकॉज योर RBC इज हैविंग एंटीजन। एंटीजन के बेसिस पे आपको ब्लड ग्रुप A, B या C दे रखा है। फादर इसमें होमोजाइगस, होमोजाइगस का मतलब है A यानी दोनों ही उसके जीन्स बिल्कुल सेम हैं, या हेट्रोजाइगस भी हो सकता है। हेट्रोजाइगस में देखिए बेटा A और वो को मेंशन कर रखा है, यानी उसका ब्लड टाइप दोनों ही केस में बेटा अगर फादर के पास ए जीन्स हैं तो भी ब्लड ग्रुप उसका ए ही आएगा। ए ब्लड ग्रुप AO फॉर्म में से भी आ सकता है जिसमें फादर को आप हेट्रोजाइगस कहेंगे। सो इट इज़ नॉट क्लियर कि फादर होमोजाइगस है ए ब्लड ग्रुप के लिए या हेट्रोजाइगस है। नेक्स्ट थिंग जो मैंने आपको बता रखा है, सिर्फ एक ही बच्चे का यहाँ पे ब्लड ग्रुप दे रखा है। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द F2 जनरेशन, या दूसरा बच्चा भी है, दूसरे बच्चे का कौन सा ब्लड ग्रुप है उन्होंने इसके बारे में भी कोई डिटेल नहीं दे रखी है। सो द आंसर इज नो, दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट सफिशियंट कि हम बता पाएँ कौन सा ब्लड ग्रुप डोमिनेंट है, पावरफुल है, और कौन सा वीक या रिसेसिव है। Next thing is, why are small number of surviving tigers a cause of worry from the point of view of genetics? देखिए अगर टाइगर्स कम रह गए हैं, let it be, what is the need to worry about their decreasing number? So the answer says a small number of surviving tiger are a cause of worry from the genetics point of view because these tigers carry genes which have made them adapt to a particular environment during long process of evolution। So the beta answer says कि अगर टाइगर कम हो जाते हैं, टाइगर कम होना इज़ नॉट अ बिग डील। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 7th करने वाले हैं। तो टाइगर बेटा अगर कम हो रहे हैं उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर टाइगर एक्सटेंट हो जाते हैं तो जो उनका जीन पूल होता है, जीन्स होते हैं, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिससे आने वाले टाइम में मेटिंग सिमिलर टाइगर के बीच में होंगी और उसमें वेरिएशन नहीं आ पाएंगी। वेरिएशन हर एक स्पीसीज़ में ज़रूरी होती हैं अडेप्ट करने के लिए, ज़्यादा वैरायटी प्रोड्यूस करने के लिए, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज कनेक्टेड विद द वेरिएशन।
सो धीरे धीरे टाइगर जो बच गए हैं, मान लीजिए कुछ ही टाइगर बचे हुए हैं, जो टाइगर बच गए वही आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, और अगर ये टाइगर सेम सेम बचे हुए हैं, दूसरी स्पीसीज़ के नहीं है, तो आगे चल के वेरिएशन नहीं आएंगी और टाइगर अर्थ पे से हमेशा के लिए एक्सटेंट हो जाएंगे. सो वी नीड वेराइटी ऑफ टाइगर्स फॉर बेटर जीन्स, फॉर बेटर एवोल्यूशन, फॉर बेटर वेरिएशन. Next question says about how is sex of a child is determined in human beings. So again in this we are talking about genes of father and mother. मदर के पास बेटा XX एज अ सेक्स क्रोमोसोम होता है, तो ओवम सिर्फ एक ही टाइप का होता है जिसके पास X क्रोमोसोम है. सो द आंसर सेज इन ह्यूमन बींग्स सेक्स ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड डिपेंडिंग अपॉन द विच काइंड ऑफ मेल गैमेट. मेल गैमेट का नाम ब्रैकेट में लिख रखा है. स्पर्म फर्टिलाइजेस द फीमेल गैमेट और ओवम. इन मेल गैमेट कैरिंग इफ मेल गैमेट कैरिंग X क्रोमोसोम, स्पर्म X वाला अगर फर्टिलाइज कर देता है ओवम को, ओवम हमेशा ही X क्रोमोसोम का होता है. लुक एट द डायग्राम. तो ओवम सिर्फ एक टाइप का, उसमें सेक्स क्रोमोसोम कौन सा है? X. इट डिपेंड्स अपॉन स्पर्म्स कि स्पर्म अगर X वाला पहले ओवम को हिट करता है, फर्टिलाइज करता है, तो कम्बिनेशन क्या हो गया बच्चे में? XX. सो दिस विल बी अ बेबी गर्ल. अगर हमारा स्पर्म Y वाला ओवम को पहले स्ट्राइक करता है, फर्टिलाइज करता है, सो द कम्बिनेशन इन द जाइगोट विल बी X एंड Y. तो X वाला स्पर्म पहले रीच करता है ओवम को, तो XX will be going to give birth to a baby girl और XY will be giving birth to a baby boy. So it all depends upon the sperm. आपका कौन सा स्पर्म तेज़ी से इस रेस को कंप्लीट करता हुआ ओवम के पास जाता है और उसको फर्टिलाइज करता है. एंड लेट मी टेल यू इन जनरल, क्वाइटस में जितना सीमेन रिलीज होता है फीमेल ट्रैक में बेटा, उसमें जो स्पर्म्स होते हैं वो 50-50% में ही होते हैं. यानी अगर आपके 40 लाख X वाले हैं तो 40 लाख ही आपके Y वाले स्पर्म होते हैं. ऐसा नेचर में नहीं है कि Y वाले स्पर्म ज़्यादा हैं, X वाले स्पर्म कम है. सो वी आर हैविंग 50-50 चांसेस. कोई भी स्पर्म रेस को कंप्लीट करके पहले ओवम के पास जा सकता है फैलोपियन ट्यूब में, और वही जेंडर डिसाइड करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट, ये सारे एवोल्यूशन के हैं, इनको हम नहीं देख रहे हैं. ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. ये अकॉर्डिंग टू द सीरियल नंबर नहीं है बेटा, इनको आप अरेंज कर लेना जैसे PDF में ये अरेंज हो रखे हैं. वाई our acquired traits are not inherited in next generation. Acquired trait next generation में क्यों नहीं जाते, सिर्फ inherited traits ही pass on क्यों होते हैं? So the answer says acquired traits, acquired मतलब वो वाले traits की हम बात कर रहे हैं बच्चे, जो आप आफ्टर बर्थ अपनी बॉडी में चेंजेस लेके आते हैं, तो इनको हम acquired बोलते हैं. टैटू है, नोज पियर्सिंग है, ईयर पियर्सिंग अगर आप करा लेते, किसी एक्सीडेंट में अगर आपकी लेग हर्ट हो जाती है, फिंगर्स कट जाती है, तो ये सारे एक्वायर्ड है. आफ्टर बर्थ आपकी बॉडी में चेंजेस आए हैं. इनहेरिटेड ट्रेट्स वो होते हैं जो आपकी बॉडी में बाय बर्थ ही होते हैं, आपको पेरेंट्स से मिले हुए हैं. तो आपकी बॉडी में बेटा मान लीजिए अगर किसी ने ईयर पियर्सिंग करा रखी है ईयरिंग्स पहनने के लिए, तो वो चीज़ नेक्स्ट जनरेशन में क्यों नहीं पास ऑन होती? क्योंकि हमारी बॉडी में हमने वो चीज़ तो एक्वायर कर लिया है. रीज़न इज़ जो भी हम एक्वायर्ड चेंजेस करते हैं वो सोमैटिक सेल्स में होते हैं. सोमैटिक सेल्स बेटा आपकी पूरी बॉडी के सेल्स के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है एक्सेप्ट गैमीट्स. गैमीट्स वही स्पर्म एंड ओवम जो टेस्टिस और ओवरीज में होते हैं. तो उनके अलावा आपकी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उनको हम क्या कहेंगे? सोमैटिक सेल्स. तो सोमैटिक सेल में अगर कोई भी चेंज आप करते हैं, टैटू करा रहे हैं, वो कट जाता है, बर्न हो जाता है, अलग सा कलर उसका हो जाता है, तो डोंट वरी, दिस इंफॉर्मेशन इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट योर कमिंग जनरेशन, क्योंकि सोमैटिक सेल्स आर नॉट इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन. जर्म सेल्स में जो DNA होता है वही आपके बच्चे को मिलने वाला है, नेक्स्ट जनरेशन को मिलने वाला है. सो अगर जर्म सेल में कोई चेंज आ जाता है, नो डाउट वही ट्रेट आपका नेक्स्ट जनरेशन में भी शो होगा. सो द आंसर इज़ वेरी वेरी क्लियर. एक्वायर्ड ट्रेट जो हम अपनी बॉडी में चेंजेस लेके आते हैं आफ्टर बर्थ, वो चेंजेस सोमैटिक सेल्स में होते हैं.
सोमैटिक सेल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ये गैमेट्स नहीं बनाते, सो ये नेक्स्ट जनरेशन में अपना डाटा या अपना डीएनए भी सेंड नहीं करते। आपका कोई भी टैटू है, आर्म पे है, बॉडी के किसी भी पार्ट पे है, वो इन्फॉर्मेशन गैमेट्स तक नहीं पहुंच रखी है। वही इन्फॉर्मेशन आपकी आगे जाएगी जो गैमेट्स में आ चुकी है। तो गैमेट्स आर जर्म सेल्स, rest of the cells are somatic cells. This is again a question from evolution. Next thing is proof that characters are expressed independently in a population. बेटा यहाँ पे पीनट स्क्वायर है, ये देखिए डायहाइब्रिड का। सो इस रेशियो के बारे में ही मैं पहले वाले क्वेश्चन में बात कर रही थी। नाउ लुक एट हियर, वी आर गेटिंग दिस रेशियो 3:3:3:1, 9:3:3:1। तो इस डायहाइब्रिड क्रॉस में बेटा ये वाला जो लास्ट वाला प्लांट है, स्मॉल t स्मॉल r, इट रिजेंबल विद द फीमेल। देखिए पेरेंट्स में एक बिल्कुल एज इट इज यही प्लांट था। बाकी जो प्लांट है उनका कैरेक्टर कैपिटल T स्मॉल r वाला ही होगा, यानी प्लांट आपका टॉल होगा, ग्रीन कलर का उसका पॉड शेप जाएगा, यानी वो जो फली है वो ग्रीन कलर की आएगी। तो जब हमने बेटा F2 जनरेशन का डाटा उठाया डायहाइब्रिड में से, हमने देखा नो प्लांट तो फादर के जैसे थे, बिल्कुल फादर के जैसे थे, और एक प्लांट मदर के जैसा था। बट प्रॉब्लम क्या आई, ये जो 6 प्लांट है, 3 एक जैसे और 3 एक जैसे, ये 6 प्लांट ऐसे थे बेटा जो ना फादर से रिजेंबल कर रहे थे ना मदर से रिजेंबल कर रहे थे। सो द आंसर इज वेरी क्लियर, दीज आर द प्लांट जो कि फादर मदर पे ना जाके बिल्कुल नए ही पैटर्न को शो कर रहे हैं। ये कुछ वही बात है बेटा कि आपके अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर आ जाएं, मतलब आने वाला बच्चा ना फादर पे रिजेंबल कर रहा है ना मदर पे रिजेंबल कर रहा है, दैट मीन्स उसके जो जीन्स हैं, जो एक्सप्रेशन लेके आए हैं नेक्स्ट जनरेशन में, दीज आर इंडिपेंडेंट। फादर मदर के जीन्स कंबाइन होके एक नई वेरिएशन लेके आ रहे हैं। सो दिस इज़ द प्रूफ दैट जीन्स जो नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं वो इंडिपेंडेंटली जाते हैं, जिनका मदर एंड फादर से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। कैपिटल T स्मॉल r, और यहाँ पे स्मॉल t और स्मॉल r का पेयर बना हुआ था। ये हमारे पेरेंट थे बेटा जो हम स्टार्टिंग में लेके चल रहे थे, लेकिन लास्ट तक देखिए आपको कितने सारे जीन्स मिल गए हैं। कैपिटल T स्मॉल t के साथ भी मिलेगा आपको, कैपिटल R जो कि पेरेंट में कैपिटल T के साथ था, ये देखिए कैपिटल R कैपिटल T के साथ था, और यहाँ पे देखिए कैपिटल R अब स्मॉल t के साथ भी आ चुका है, यानी ग्रीन कलर शॉर्ट प्लांट के साथ भी आपको देखने को मिलेगा। सो ये नए 6 प्लांट आपको ऐसे मिले जो कि ना कि फादर पे रिजेंबल हो रहे थे ना कि मदर से रिजेंबल कर रहे थे। सो दिस इज़ द वेरी गुड प्रूफ कि आने वाले टाइम में हमें नए जीन्स देखने को मिलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और इनका आपकी प्रीवियस जनरेशन से कुछ लेना देना नहीं होता है। यानी प्रोजनी में सारे प्लांट टॉल है तो आगे चल के एक ड्वार्फ प्लांट भी आ सकता है, और ऐसे ही एवोल्यूशन होती है, नए नए स्पीसीज बनते हैं। वेरिएशन क्या है और क्या इनकी इंपॉर्टेंस है। सो डिफरेंस इन अपोजिट ट्रेट्स ऑफ अ कैरेक्टर, जैसे स्किन कलर है, स्किन कलर में बेटा ज़रूरी नहीं या तो डार्क हो या फेयर हो, उसमें स्किन कलर में देखिए आपको कितनी सारी वेरिएशन मिल जाती है। सेम इज़ द वेरिएशन इन हाइट, ज़रूरी नहीं है या तो हाइट बहुत अच्छी है, टॉल ही है, या जो पर्सन है वो शॉर्ट रह जाता है, डॉर्फ है। बीच की आपकी हाइट है 5.1 है, 4.8 है, 5.3 है, 5.5 है, कितना ज़्यादा आपको वेरिएशन देखने को मिलती है। तो वेरिएशन अगर आती है तो उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हमें वेरिएशन चाहिए। आंसर सेज वेरिएशंस आर इम्पॉर्टेंट टू अडॉप्ट इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, कि वेरिएशन आपको एक पर्टिकुलर हैबिटेट में, जोग्राफिकल एरिया में अडॉप्ट करने में हेल्प करती हैं। सारे टाइगर, सारे प्लांट्स अगर एक जैसे हो जाएंगे तो एक साथ वो एक्सटेंट भी होने के पूरे चांसेस रखते हैं, क्योंकि अब अंदर से सबका डीएनए जीन्स बिल्कुल एक जैसे हैं, सबकी अडेप्टेशन एक जैसी है। अगर कोई भी प्रॉब्लम अर्थ पे आती है वो सारे एक साथ एक्सटेंट हो जाएंगे। दे आर मेन कॉजेज फॉर एवोल्यूशन, अभी हम डिस्कस कर रहे थे। जैसे डायहाइब्रिड में ये देखिए बच्चे कि हमारे 6 प्लांट
बिल्कुल पेरेंट्स से अलग थे और यही धीरे धीरे चल के एक टोटल नए प्लांट को बना लेते हैं। एवोल्यूशन हो जाती है, हमें कुछ नया स्पीसीज़ देखने को मिलता है। जैसे हमारे पास मैंगो की वैरायटी है, रोज़ की वैरायटी है, डॉग्स में वैरायटी है, फिशेस में वैरायटी है। थर्ड पॉइंट, these increase chances of survival, high type of variation in genotype, जिसके जीनोटाइप में हाई वेरिएशन होंगी उसके सर्वाइवल रेट अर्थ पे सबसे ज़्यादा होंगे। देखिए बच्चे, हमने क्लास में एक एग्जाम्पल किया था ह्यूमन बींग्स का। ह्यूमन बींग्स में आज हमारे पास कोई भी वेरिएशन नहीं है, तो इसीलिए हम सब एक साथ एक्सटेंट होंगे अगर अर्थ पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है। और जहाँ हम डॉग्स की बात करें, डॉग्स में देखिए कितने सारे स्पीसीज़ हैं, तो वहाँ पे अगर कल को कोई वायरस आता है, बैक्टीरियल डिजीज़ आता है, तो मान लीजिए अगर डॉग की 600 टाइप्स ऑफ स्पीसीज़ है तो 600 टाइप में से 400 टाइप्स एक्सटिंक्ट हो गए, लेकिन फिर भी 200 टाइप्स ऑफ डॉग्स आपके अर्थ पे सर्वाइव करेंगे। तो यहाँ पे जितनी ज़्यादा वेरिएशन होती है किसी ऑर्गेनिज्म में, उसके सर्वाइव करने के रेट भी उतने ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए बच्चे, दो यहाँ पे पेरेंट्स बता रखे हैं क्वेश्चन में। मेल है वो होमोजाइगस है डोमिनेंट ट्रेट के लिए। डोमिनेंट को हम कैपिटल अल्फ़ाबेट से शो करते हैं, कैपिटल बी, कैपिटल बी। फीमेल आपकी ड्वार्फ है, सॉरी ब्राउन कलर के साथ है, स्मॉल बी, स्मॉल बी। तो डोमिनेंट है, हमें पता है F1 जनरेशन में सारे के सारे आपके पपीज़ कैसे आएंगे, ब्लैक कलर के ही आएंगे। F2 जनरेशन में जो आपके पपीज़ हैं, लुक एट द रेशियो 3:1, यही हमारा मोनोहाइब्रिड का रिजल्ट आया था। 3 आपके जो डॉग हैं, दिस वन बी ब्लैक, दिस अगेन विल बी ब्लैक एंड कैपिटल बी स्मॉल बी अगेन विल बी गिविंग यू ब्लैक कलर। नीचे वाला ये जो है स्मॉल बी, ये देखिए स्मॉल बी हमारा ब्राउन के लिए था, तो ये वाला जो पपी होगा ये ब्राउन कलर का होगा। ये क्रॉस करने के लिए बोल रखी थी। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू टेक द अल्फ़ाबेट्स एंड डू द क्रॉस। नेक्स्ट थिंग, मेंडल ने कौन सा प्लांट सेलेक्ट किया था? दिस इज पाइसम स्टाइवम। बेटा आपको यही नाम लिखना पड़ेगा, पाइसम स्टाइवम उसका साइंटिफिक नेम है। पी प्लांट को ही हम पाइसम स्टाइवम बोलते हैं। रीज़न क्या है? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ज़्यादा थे, बाइसेक्सुअल प्लांट था, मेल फीमेल दोनों ही कैरेक्टर जो पार्ट्स थे इस पे देखने को मिल रहे थे। बाइसेक्सुअल फ्लावर बेटा वो होता है जिसमें पिस्टल भी हो, स्टामन भी हो, यानी मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। सेल्फ पॉलिनेटेड भी आप इसको कर सकते थे, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए भी रिजल्ट अच्छे देता था। सीड्स लार्ज नंबर में बनते थे। शॉर्ट लाइफ स्पैन है, जल्दी जो रिजल्ट है एक सीज़न में आपको देखने को मिल जाते थे। सो दीज आर द रीज़न कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पे ही क्यों कंडक्ट किए। लिस्ट ये 7 कैरेक्टर्स की है जो मेंडल ने स्टडी किए थे। सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर पोजीशन, पोड शेप, पोड कलर एंड स्टेम हाइट। नेक्स्ट 2 टेबल्स में आपको डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट दे रखा है कि कौन सा, जैसे मान लीजिए सीड शेप है, सीड शेप में डोमिनेंट ट्रेट कौन सा है? राउंड। तो ज़्यादातर आपको जो मटर के ये जो सीड दिखाई देंगे, बीज दिखाई देंगे, वो राउंड शेप के ज़्यादा दिखाई देंगे। रिंकल्ड आपको बहुत कम दिखाई देंगे, क्योंकि रिंकल्ड रिसेसिव है, वीक है, जनरली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। सो दीज आर द ट्रेट्स in which of the character they are going to work like a dominant or in a recessive form। ये क्वेश्चन आंसर्स बेटा नोटबुक में आपको नोट डाउन करने हैं, और कहीं पे भी अगर फिर भी आपको डाउट रहता है, डू मेक मी ए कॉल, या आप क्लास में भी इनको पूछ सकते हैं। टिल द टाइम you write these questions, we will be meeting in next video. Till the time, bye.